आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, ज्वर को देखने वाले हैं। ज्वर की जो पूरा चैप्टर है विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं हर साल ये पीजीटी में। प्लस यहाँ का बहुत सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस पीडीएफ में वो पोर्शन कंपाइल किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि टिपिकल टू लर्न है। ठीक है, तो हम इस पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन सेशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या आता है, ज्वर का प्रभाव। तो जब हम ज्वर के प्रभाव की बात करेंगे, इससे पहले चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ज्वर की प्रकृति की भी बात करी गई है। कितने प्रकार की होती है ज्वर की प्रकृति, शारीरिक और मानसिक। एक कोटेशन आता है प्रवस्तु प्रवृत्तिस्तु परिग्रह। ये क्या है, ज्वर की ये ज्वर के बारे में ही बोला गया है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ज्वर के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। क्या है, ज्वर का प्रभाव के लिए आपको कोड याद रखना है कि ज्वर किसी को क्या कर रहा है, सताह रहा है। ज्वर किसी को सताह रहा है, सतह से आप उसे लिखेंगे SATAH। जब इसे हम डिकोड करेंगे तो S से क्या है, संताप, A से अरुचि, त से तृष्णा, आ से अंगमर्द और ह से हृदय वृथा। क्या है, ज्वर क्या है, किसी को सता रहा है, यही उसका प्रभाव है। ज्वर क्या कर रहा है, किसी को सता रहा है। संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगुमर्द, हृदय व्यथा। ज्वर का अगर कोई प्रत्यात्म लक्षण पूछे तो क्या बताएंगे, संतापो देह मानसा। संतापो देह मानसा क्या है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। नेक्स्ट उसके बाद जब हम ज्वर के उपद्रव पे आएंगे, तो ज्वर के उपद्रव पे हमें याद रखने की बस गो थ्रू करना है इस पॉइंट को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, ज्वर के उपद्रव में क्या याद रखेंगे, एक यहाँ पे ट्राइंगल यानी कि ट्रायड बना है विच इज इंडिकेटेड फॉर हिक्का श्वास काश। तो तीन व्याधि इस ट्रायड से याद हो गई। फिर उसके बाद दो व्याधि है जहां से कुछ ना कुछ निकल रहा है, या तो ऊपर से निकल रहा है या फिर नीचे से। तो सर्दी और अतिसार, दो चीजें ऐसी आएंगी जहां पे अरुचि हुई, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, और खाने का मन नहीं करेगा तो विड का क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। तो अरुचि और विड ग्रह। जब ज्वर होता है तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है जिसकी वजह से मूर्छा भी आ सकती है। तो शरीर में दर्द हुआ, फिर प्यास लगी, अंगुमर्द, तृष्णा और मूर्छा। तो क्या क्या पढ़ा हमने ज्वर के उपद्रव में, ट्रायड था और दोनों चीजों से निकल रहा था, छर्दी अतिसार। फिर उसके बाद दर्द हुआ तो तृष्णा लगी और मूर्छा आ गई, तो अंगमर्द, तृष्णा, मूर्छा और अरुचि और विडग्रह। बस जस्ट गो थ्रू करना है। नेक्स्ट उसके बाद संतत ज्वर के बारे में ये एक बात बोलते हैं, काल दूष्य प्रकृति तुल्य होता है। क्या होता है, संतत ज्वर काल दूष्य प्रकृति के तुल्य होता है। और इसको क्या बोला है, निष्प्रत्यानीक बोला है। तो संतत में क्या आता है, ना आता है, संतत में आता है ना। और न से क्या याद है, स्टार्ट है निष्प्रत्यानीक। कौन सा प्रकार का विषम ज्वर जो है निष्प्रत्यानीक बोला है, तो जिसमें ना आएगा वही क्या है, निष्प्रत्यानीक। संतत ज्वर निष्प्रत्यानीक बोला गया है, इसी को हम सुदूसह भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 12 आशय बताए गए हैं टोटल, जिसमें कि स्वेद नहीं आता। तो संतत ज्वर के कितने आशय हैं, 12 है, और उसमें स्वेद नहीं आता। नेक्स्ट है, ज्वर उत्पत्ति में कारण क्या क्या चीजें होती है। ज्वर की जो उत्पत्ति होती है वहां पे क्या क्या कारण है, तो उसका कोड याद रखेंगे हम, रमाडा। रमाडा, आर से ऋतु, म से मन, अ से अहोरात्र, दोष और अर्थ। ये क्या है, हमारे ज्वर की उत्पत्ति में कारण है। तो ज्वर की उत्पत्ति के लिए अभी तक हमने एक ही कोड पढ़ा है, रमाडा। और ज्वर क्या था, हमें सता रहा था, तो वो था इसका प्रभाव। नेक्स्ट की बात करें तो हम आ जाते हैं फटाफट से, सन्निपात ज्वर, सम सन्निपात ज्वर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है, एआईपीजीडी में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, शनि दा है शनि शीते। तो वो किसका लक्षण है, सम सन्निपात ज्वर का लक्षण है। वो मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे सबसे टफेस्ट पॉइंट ही आपके मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सन्निपात ज्वर की बात करेंगे तो हम बॉडी में अप टू डाउन जाएंगे लक्षण में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या हो रही है, कंठ में प्रॉब्लम हो रही है, नेक में। तो प्रतत कंठ कूजन, प्रतत कंठ कूजन किसका लक्षण, समसन्निपात ज्वर। फिर कंठ की दूसरी बात, कंठ शूक अरि आवृतः, कंठ में कुछ शुक चुकने जैसा लगेगा। तो दो हमने फीचर कंठ के पढ़े बॉडी में सबसे ऊपर, प्रथत कंठ कूजन और कंठ शूक अरि आवृतः। देन उसके बाद शिर में भी उससे ऊपर शिर में भी शिरसह लोटनम आप करके आएगा लक्षण। तो उसको आप देख सकते हो, बट ये स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतत कंठ कूंजन और कंठ शूक अरि आवृतः। देन उसके बाद ये क्या बोलते हैं, अब आए आप स्किन पर, उसके बॉडी की स्किन पर। तो परिदग्धः खर स्पर्शः, क्या बोल रहे हैं, परिदग्धः खर स्पर्श। तो पहले कंठ की बात करी, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने स्किन की बात कर ली, परिदग्धा स्पर्शा। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं उसकी स्टमक रीजन पे, नीचे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चिरात पाकश्च दोषाणाम, सम सन्निपात जब ज्वर होता है तो उसमें दोषों का पाक बहुत चिरता से होता है। ठीक है, तो चिरात पाकश्च दोषाणाम किसका लक्षण है? सम सन्निपात ज्वर का लक्षण है। और एक आएगा आपका देन जॉइंट्स की बात हम कर रहे हैं, तो अस्थि और संधियों की बात करें तो अस्थि संधि शिरोरुजः, तो कंठ की बात करी, स्किन की बात करी, स्टमक की बात करी, और किसकी? अस्थि संधियों की, जॉइंट्स की हमने यहाँ पे बात देखी। जिह्वा स्रस्त्रांगता नॉर्मल पॉइंट है। मूकत्वम श्रोत्रसाम पाको गुदस्य च, गुद में भी पाक हो जाएगा, तो आपको पता है कि फीवर आया है तो गुद में भी पाक हो सकता है, नॉर्मल सी चीज है। इन चारों को बहुत अच्छे से याद रखना है। अस्थि संधि शिरोरुचि, कंठशुकरी आवृतः, परिदग्धा खर स्पर्शा, प्रतत कंठकूजन और चिरात पाकश्च दोषाणा। तो पहले कंठ की बात, कंठकूचन, ठीक है, प्रतत कंठकूजन, देन कंठ शुक्रियावृता, फिर उसके बाद स्किन की बात, परिदग्ध घर स्पर्शा, फिर स्टमक की बात की हमने, चिरात पाकश्च दूषणा, देन अस्थि संधि की, अस्थि संधि शिरोरुचि। नेक्स्ट एक ज्वर आता है यहाँ पे अभिशंग जन्य ज्वर। इसमें जो है हम विषनाशक चिकित्सा करते हैं, तो श से श, और विष में भी क्या आता है? श। अभिशंग ज्वर में कैसी चिकित्सा बोली है? विषनाशक चिकित्सा बोली है। अभिशंग, श में श आता है और विष में भी श आता है। ठीक है, अभी चारा ज्वर, अभी शापत जो ज्वर होता है, इसके लिए क्या बोला है? घोरा सा विज्ञ सुदूसा, एक सुदूसा हमारे संतत ज्वर के लिए बोला था। इसकी हम जो चिकित्सा करते हैं वो दृष्टवा युत्वा अनुमानेन प्रश्मनेन, अनुमान के द्वारा हम अभिचारण और शापच की चिकित्सा कर देते हैं, देख कर सुनकर। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये किससे होते हैं हमारे? किसी ने कुछ श्राप श्राप दे दिया है, किसी ने कोई गलत कर्म किया है, तो ये वाले ज्वर हो जाते हैं। शंगज में कैसी चिकित्सा? विषनाशक चिकित्सा कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ज्वर क्या है? सता रहा है, 10 उपद्रव हो गए, संतत को निष्प्रत्यानिक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 12 आश्रय। रमाडा क्या है? ज्वर उत्पत्ति में कारण है। समसन्निपातज में कंठ की बात, स्किन की बात, स्टमक की बात और अस्थि संधि की बात। ठीक है, शंगज की चिकित्सा विषनाशन। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इस पर, जो चरक ने बहुत सारे ज्वर बताए हैं, कामज, शोकज वगैरह। तो कामज ज्वर में सबसे पहले चरक कहते हैं ध्यान निश्वासा। तो हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत ध्यान लगाकर करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो ध्यान लगाकर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान निश्वासा किस में आएगा? कामज ज्वर में आएगा। जब किसी को शोक होता है तो वो दुख में रो देता है, रो देना, रोने को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प, वाष्प वेग भी पढ़ा होगा आपने, तो वाष्प बहुल किस में आएगा? शोक में आएगा। जब भय होता है तो त्रास, डर जाते हैं, भय में डर जाना, त्रास हो जाना एकदम से, तो भय ज्वर में त्रास लक्षण आएगा। क्रोध में क्या आएगा? बहु संग्रम, बहुत क्रोध आता है, तो क्या याद रखोगे आप? बहुत क्रोध आता है, तो बहु क्रोध। ठीक है, भूतावेश में क्या है? मानुष लक्षण मिलता है भूतावेश ज्वर में, तो मनुष्य पर ही क्या आते हैं? भूत आते हैं, मनुष्य पर ही भूत आते हैं। नेक्स्ट क्या है? विष संभव ज्वर। अगर विष किसी को पिला दिया तो वो क्या हो जाएगा? फेंट हो जाता है, यानी कि मूर्छा आ जाती है उसको, तो मूर्छा, मोह, मदग्लानि, ऐसे लक्षण किसमें मिलेंगे? विष संभव ज्वर में मिलेंगे। सुश्रुत, इसके बारे में क्या बोलते हैं? सुश्रुत क्या कहते हैं? चरक ने बोला ध्यान लगा के काम करना है, सुश्रुत क्या बुलाते हैं? चित्त विभ्रंश बोलते हैं। ठीक है, आपका किसी भी काम करने में क्या नहीं लगता? चित्त ही नहीं लगता। तो हमें काम से दो पॉइंट याद रखने हैं, एक तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान करके काम करना है, और या फिर हमारा चित्त नहीं लगेगा, किसमें? काम में नहीं लगेगा। तो चित्त विभ्रंश करके जो लाइन आएगी वो किसमें आएगी? कामज ज्वर में आने वाली है। चित्त विभ्रंश तंद्रा आलस्य भोजनम, हृदय वेदना चास्य गात्र परिशुष्यति। तो चित्त नहीं लगता किसमें? काम करने में। शोकज और भयज के लिए सुश्रुत ने एक ही चीज बोली, प्रलाप। अगर शोक होगा या भय होगा तो क्या होगा? प्रलाप होगा। क्रोध में कभी भी प्रलाप नहीं आएगा। क्रोध में क्या करता है? वेपतु होती है सुश्रुत अनुसार। वेपतु, जब आप किसी को, हम देखते हैं बहुत गुस्सा आ रहा है तो कितना अकड़ के आता है एकदम से, हाथ वाथ तान के, तो वेपथु, अकड़ जाना। ठीक है, तो वेपतु किसमें आएगा? क्रोधज ज्वर का लक्षण है। भूत, भूतावेश में मनुष्य पे भूत आए थे चरक के अनुसार। उद्वेग, हास्य, रोध, कंपन। अब देखो, जब किसी पे कोई भूत भूत हम सुनते हैं आते हैं, या मूवी जब हमने देखी होगी किसी पे भूत आता है, तो वो क्या करता है? हंसता है, रोता है, थोड़ा सा कांपता है, ऐसे फीचर्स हमने देखने को मिलते हैं। तो ये वाले फीचर्स किसमें आएंगे? भूतावेश ज्वर में। उद्वेग, हास्य, रोध, कंपन। फिर विष में ये भी बोलते हैं वो मूर्छा होने वाली है, विष पियोगे तो हो जाओगे फेंट, मूर्छा आ जाएगी। नेक्स्ट चीज ये क्या बोलते हैं? आगंतुक जो ज्वर होता है इसमें हेतु औषध विशिष्ट चिकित्सा की जाती है, क्योंकि इसमें फॉरेन बॉडी इंक्लूडेड है, तो हमें निदान और औषध का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हेतु औषध विशिष्ट चिकित्सा किसमें कर रहे हैं हम? आगंतुक ज्वर में कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आते हैं? ये कुछ ज्वर के टाइप्स हैं। सबसे पहले आएगा तरुण ज्वर।
तरुण ज्वर में ये क्या बोल रहे हैं, अगर किसी को नया नया बुखार हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा। दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रोत संनिरोध और च्वित अग्नि। आपकी जब अग्नि च्वित होती है, आमाशय से, हमने ज्वर की संप्राप्ति में पढ़ा है, आमाशय में जो अग्नि होती है वो च्युत होकर कहाँ चली जाती है, पेरीफेरीज यानी शाखा अनुसारी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में ज्वर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो अपने अग्नाशय स्थान से हट चुकी है। तो अग्नि च्युत हुई तभी नया नया बुखार चढ़ा। ठीक है, स्रोतस बिल्कुल रोध हो गए, क्योंकि आम की फॉर्मेशन हुई है, जो स्रोतस में हो गया ब्लॉकेज, स्रोतस संनिरोध। तो दोनों ही किसके लक्षण है, तरुण ज्वर के लक्षण है। ठीक है, तो च्युत अग्नि और श्रोत संनिरोध किसका लक्षण है, तरुण ज्वर का। और तरुण ज्वर में कोई भी स्वेटिंग नहीं होगी, स्वेद नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, अभी स्रोतस हमारे बंद है, जो चैनल्स है वो ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट आता है आमज ज्वर। आमज ज्वर यानी कि आम की फॉर्मेशन हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। तो क्या क्या लक्षण आएंगे, रिलेटेड विद द डाइजेशन ऐसे ही लक्षण आएंगे। अरुचि है, अविपाक है, गुरुत्वम उदरस्य च, खाने में मन नहीं लगना, खाने का पचना नहीं। अब जब ऐसा कुछ होगा नहीं डाइजेशन, तो आपको उदर कैसा लगेगा, भारी भारी लगेगा, ऐसा फील होता है ना बुखार में कि भी पेट भारी भारी है। तो गुरुत्वम उदरस्य च किसका लक्षण है, आमज ज्वर का लक्षण है। और आम क्या है, आप आम से आपको याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हृदय आस्य विशुद्धि। हृदय आस्य विशुद्धि, तो आपको किसी को हृदय से क्या पसंद है, आम खाना, दिल से आम खाना पसंद है। तो हृदय की बात किसमें की गई है, आमज ज्वर में की गई है। हृदय आस्य विशुद्धि आमज ज्वर का लक्षण है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ज्वरो अविसर्गी दोषाणाम अप्रवर्तनम। क्या है, ज्वर देखो आम बना हुआ है, तो अगर आम की फॉर्मेशन पूरी बनी हुई है तो दोष तो प्रवृत्त अब नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, ज्वर भी बिल्कुल कम नहीं होगा आम स्टेज में। ठीक है, तो ज्वरो अविसर्गी और दोषाणाम अप्रवर्तनम किसका लक्षण है, आमज ज्वर का लक्षण है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है उसमें, बहुमूत्रता, प्रमेय से कंफ्यूज नहीं होता है, वहां पे भी आता है। ठीक है, बहुमूत्रता किसका लक्षण है, आमज ज्वर का भी लक्षण है। ठीक है, ना विड जीर्ण नाचा ग्लानी, तो ना 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 करके क्या खाना है, हमें आम खाने को दिया जा रहा है। हृदय को आम पसंद है, फिर भी सब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं आम नहीं खाना है। ठीक है, तो नाना वाली जो लाइन है, ना विड जीर्ण नाचा ग्लानी, ये आमज ज्वर में आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाली है, गुरुत्व मुद्रस्य जा हृदय आस्य विशुद्धि। और ये थर्ड वाली लाइन, ज्वरो अविसर्गी दोषाणाम अप्रवर्तनम देन बहुमूत्रता। नीचे वाली को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पच्यमान ज्वर। पच्यमान ज्वर में क्या बोला, ज्वरो वेगोधिक तृष्णा प्रलापा श्वसन भ्रमा। ये हमारा अंतर्वेग ज्वर में भी सेम लाइन आती है। डिफरेंस कहां पर आया, जब दोष पक गए तो अब क्या है, मल की जो दोष मल है वो हमारा प्रवृत्त हो जाएगा। मल प्रवृत्ति उत्क्लेश, मल जो है हमारी उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। मल प्रवृत्ति उत्क्लेश किसका लक्षण है, जब ज्वर पच गया, यानी कि पच्यमान ज्वर। फिर उसके बाद आता है निराम ज्वर। निराम ज्वर में क्या है, अब जो ज्वर था वो हमारा आम उसमें बिल्कुल भी नहीं रहा। तो क्या कह रहे हैं, जब आम की प्रेजेंस नहीं रही तो अब पेशेंट को खाने का भी मन करेगा, हल्का हल्का भी लगेगा शरीर। ठीक है, और 8वें दिन क्या हो जाता है, हम पढ़ते हैं ज्वर निराम हो जाता है। तो कोई पूछे ज्वर कितने दिन पर निराम हो जाता है, 8वें दिन पर निराम हो जाता है, क्योंकि 8वें दिन पे दोष निकल जाते हैं सारे शरीर से। और दोषाणाम अप्रवर्तनम किसका लक्षण था, आमज ज्वर का। तो शुद्ध शामता लघुत्वम गात्राणाम च मार्दवम, दोष प्रवृत्ति अष्टम, 8वें दिन दोष प्रवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटेशन पूछी जा सकती है। दोष प्रवृत्ति अष्टो किसका लक्षण है, निराम ज्वर का। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि कंट्रा, हमने यहाँ पे धातुगत ज्वर को नहीं रखा है, क्योंकि धातुगत ज्वर को हम क्या पढ़ेंगे, विजुअल निमोनिक्स के साथ पढ़ेंगे। उसकी वीडियो जल्दी ही आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, तो बने रहना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसे विजुअल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक वो बिना रिवाइज किए हुए याद रहने वाला है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नव ज्वर में क्या क्या बोले गए हैं, पूरे नव ज्वर, ना से क्या है, ना ना से, नव से क्या याद आता है आपको, 9। तो नव ज्वर में 9 चीजें ही क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोली गई है। इन 9 को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। 6 तो कर्म बोले गए हैं, 2 उसमें से द्रव्य है जिन जिनका प्रयोग नहीं करना खाने में, और एक आपकी मानसिक चीज है। तो 6 कर्म, 2 द्रव्य और एक मानसिक। मानसिक में क्या आ जाएगा, क्रोध बोला गया। हम कहते हैं ज्वर आया है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, तो क्रोध नहीं करना। द्रव्य में क्या है, कषाय और अन्न दोनों का ही प्रयोग नहीं करना, कषाय पान भी नहीं करना है नवज्वर में, और अन्न का प्रयोग भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप और अन्न खाते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा, आम बनता जाएगा, और ज्वर कभी भी निराम स्टेज में नहीं पहुंच पाएगा। 6 कर्म के लिए आपको कोड याद रखना है, ए एम दिवास व। ए एम दिवास व, ए से क्या है अभ्यंग, एम से मैथुन, दी से दिवास्वप्न, व से वायु का सेवन, और स से स्नान, और वा से व्यायाम।
एम दिवा सुबह, एम दिवा सुबह, अभ्यंग मैथुन दिवा स्वप्न, वायु सेवन, स्नान और व्यायाम, दो द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना, कषाय और अन्न का सेवन, कषाय अलग चीज है, अन्न अलग चीज है, और एक है आपका मानसिक चीज, काम क्रोध का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ट्रिक से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, लंघन का टाइम क्या बोला, प्राण अवरोधिना और बल अधिष्ठानाएं। दो से पाशक संस्थान में क्या है आपके, एल स्काई कोड है, लंघन, स्वेदन, काल और यवागु। जल कैसा दोगे ज्वर में, वात कफज और वात पित्त ज्वर में उष्ण जल देंगे आप, और मध्यज या फिर पित्त ज्वर है तो कैसा देना है आपको, तिक्त से पका हुआ शीत जल देना है। फिर इसके बाद हम एक प्रिपरेशन पढ़ते हैं, षडंग पानी का प्रयोग हमारा बताया गया है ज्वर में। उसके कंटेंट में आपको सिर्फ कोड याद रखना है, MPU कनिंग। एमपी के लोग कैसे हैं, बहुत कनिंग हैं। एमपी के लोग कैसे हैं, कनिंग लोग हैं। MPU यू लगा दीजिएगा। एमपी के लोग कैसे हैं, कनिंग है, CUN। तो मुस्ता परपटक उशीर चंदन उदीच्य नागर। ठीक है, मुस्ता परपटक उशीर चंदन उदीच्य नागर, ये करता है पिपासा ज्वर शांति के लिए षडंग पानी का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आती है तरुण ज्वर की इंडिकेशन। तरुण ज्वर में वमन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला गया है। जब भी पेशेंट को नया नया ज्वर हुआ है तो आपको कभी भी वमन का प्रोसीजर उसमें परफॉर्म नहीं करना है। अगर आपने वमन कराया तो उससे क्या होगा, पेशेंट का हाजमा बिगड़ जाएगा। आपको याद रखना है कोड हाजमा, ज्वर में अगर वमन कराया तो क्या बिगड़ जाएगा, उसका हाजमा। कोड है HSMA, हाजमा बिगड़ जाएगा। हृदय, श्वास, मोह और आनाहा, ये आनाहा है, अरुचि नहीं है, कभी भी नहीं बोलना है। हृदय, श्वास, मोह, आना। तो अगर नवज्वर में हमने वमन कराया तो क्या होगा, हाजमा बिगड़ जाएगा। क्या क्या व्याधि हो रही है, हृदय, हृदय रोग, श्वास, मोह और आनाहा। फिर उसके बाद क्या आता है, यवागु। यवागु का प्रयोग आपको ज्वर में कब कब कराना है, एक है यवागु, एक है कषाय पान और एक है घृतपान। किस किस दिन पर आपको यवागु का प्रयोग कराना स्टार्ट करना है। तो ठीक है, 6 दिन तक आप पेशेंट को यवागु पान करा सकते हैं, 6, 8, 10। आपको याद रखना यूकेजी क्लास होती थी हमारी, यूकेजी। आपको यहाँ पे कौन सी क्लास याद रखनी है, आपको कौन सी क्लास में ज्वर आया है, यूकेजी। यू की जगह बस वाई कर देना है, YKG। ठीक है, यूकेजी क्लास में किसी को क्या आया है, फीवर आया है। ठीक है, तो YKG अब जब करोगे तो उसके नीचे लिख देना है 6, 8, 10। 8वें दिन कषाय पान, 10वें दिन के बाद घृतपान और छठे दिन तक यवागु का प्रयोग कराना रहता है। 6 दिन तक हम जो है षडा मृदु भावात, क्योंकि ज्वर का कैसा रहता है तब आप मृदु चीजों का हमें प्रयोग करना है, इसीलिए हम यवागु का प्रयोग कराते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यवागु के यहाँ पे गुण बताए गए हैं कि क्यों आप यवागु ही उसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप याद रखोगे यवागु के लिए LSD, लघु है वो, सर है और उसमें द्रव गुण बोला गया है। लघु, सर और द्रव गुण होता है, इसीलिए हम यवागु का प्रयोग कराते हैं। ठीक है, यवागु का प्रयोग कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर मध्य, मदात्य, ग्रीष्म ऋतु है, पित्त कफ, पित्त और कफ दोष बढ़ गए हैं, ऊर्ध्व रक्त पित्त की कंडीशन है, तो इन कंडीशन में हमें यवागु का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन सी, देखो पित्त से मिलती हुई चीजों में हमें कभी भी यवागु का प्रयोग नहीं करना है। मध्य, उसमें भी पित्त कहीं ना कहीं अग्रीवेट होता है, मदात्य हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गई। ठीक है, पित्त, गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना ग्रीष्म ऋतु में, पित्त कफ अगर बढ़ा हुआ है, या फिर ऊर्ध्व रक्त पित्त है तो यहाँ पे तो पित्त है ही एसोसिएटेड, तो वहां पे आपको यवागु का प्रयोग नहीं करना है। तो एक कोड आपने देखा था रमाडा, जिसमें हम उत्पत्ति के कारण देख रहे थे। एक कोड आपने देखा दोषपाशक संस्थान में, एल स्काई कोड है। चंदन उदीच्य नागर, मुस्ताफर पटक उदीच्य, चंदन उदीच्य नागर, ये आपने शदन पानी के कंटेंट देखे। MP के लोग बहुत कैसे होते हैं, कनिंग होते हैं। तरुण ज्वर में आपने अगर किसी को वमन कराया तो क्या हो गया, उसका हाजमा बिगड़ गया। हृदय, श्वास, मोह, आना। यवागु 6 दिन तक देनी होती है, मृदु भावात षडम, इसके लिए कोट आता है। उसके गुण क्या है, LSD, LSD मूवी भी है। ठीक है, लघु, सर, द्रव गुण। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने यहाँ पे देख ही ली। इतना क्लियर है ज्वर का सभी को। यस मैम।
यस फिर मैम। इसके बाद आते हैं कि घृतपान है, शीरपान है, विरेचन, उन्वासन, ऐसी बहुत चिकित्सा देख रखी है, तो हम इसको एक जगह कोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कभी बाई चांस क्वेश्चन पड़ जाए, लेकिन हमें पढ़ के जाना है उस चिकित्सा को। ये जो भी मैंने चिकित्सा लिखी है, ये बुक में इतनी ही पढ़नी है, इससे ज्यादा आपको कोई कंटेंट और एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। घृतपान में घृतपान का इंडिकेशन क्या है? अगर वात पित्त बड़ा है, कफ कैसा है? मंद है, और परिपक्व दोष है। ठीक है, दोष कैसी कंडीशन है बेटा? परिपक्व दोष हो गए हैं, और 10 दिन के बाद, जो कि हमने अभी कोर्ट में पढ़ाई था, यूकेजी वाला कोर्ट जो था, तो हमें क्या कराना है? घृतपान। इसमें एक तो वात पित्त अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, कफ क्या है? मंद है, और परिपक्व दोष है, दोष पक जाएंगे तभी आप घृत का पान करवा पाएंगे, वरना और क्या हो जाएगी? आम की कंडीशन फॉर्म हो जाएगी अगर आपके दोष पके नहीं है तो। ठीक है, और 10 दिन वाली बात हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट सिर्फ दो है, एक कफ मंद है, वात पित्त तो बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, और दूसरी चीज दोष कैसे है? परिपक्व। क्षीरपान के लिए क्या बोलते हैं? सेम, वात पित्त बढ़ा हुआ है, लेकिन दोष कैसे हो गए? हम निराम दोष हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, घृतपान में भी परिपक्व दोष थे, बस यहाँ पे टर्म क्या आई है? दोष कैसे हो गए? शीर का जब पान कराया तो नीर आम दोष हो गए। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाँ, क्या करते हैं? मैंगो शेक बनाते हैं ना, शीर प्लस आम, शीर प्लस आम। तो निराम दोष की अगर इंडिकेशन पूछी जाती है कि निराम दोष जब हो जाए, तो आप किसका पान करा सकते हो? आप शीर पान करा सकते हो, ठीक है। और दाह तृष्णा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, शीर दे सकते हो, ठीक होगा, ठंडा करेगा, ठीक है। बद्ध चित्त दोष है, अगर बद्ध चित्त दोष है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है। अभी हम बद्ध से रिलेटेड और भी पॉइंट पढ़ेंगे। अगर बद्ध चित्त दोष है तो आप क्या कराएंगे? शीर पान कराएंगे, ठीक है। शीर को क्या करा है आपने? बांध दिया है, ठीक है, बांध के कहीं पैक करने किसी के घर डिलीवर करने जाते हैं ना दूध वाले भैया, तो बद्ध चित्त दोष में आप शीरपान करा रहे हैं, ठीक है। विरेचन कब कराने के लिए बोला है? विरेचन कराने के लिए बोला है अक्षीण बल मांस अग्नि। एक ऐसे ही कोट आपको उसमें भी मिलता है चिकित्सा सूत्र रक्त पित्त में, ठीक है, अक्षीण बल मांस से। लेकिन यहाँ पे क्या अलग है? अक्षीण बल मांस अग्नि है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कराएंगे? अगर पेशेंट का बल और उसकी अग्नि क्षीण नहीं है, ठीक है, अग्नि ठीक है, तो आप क्या कराएंगे फिर उसमें? विरेचन कर्म कराएंगे, ठीक है। और अगर जो है वमन विरेचन ना दे पाए, तो फिर आप उसको निरहू प्लस पय भी दे सकते हैं, निरुवस्ती और पय का प्रयोग करा सकते हैं। इफ अगर वमन और विरेचन दोनों ही कर्म कराने के लायक आपका पेशेंट नहीं है, वो बहुत कमजोर है, उसका बल बहुत कम हो गया है, तो फिर आप उसे निरहू और पय दें, ठीक है। लेकिन अक्षीण बल मांस अग्नि का अगर इंडिकेशन आता है, तो उसमें हम करा रहे हैं विरेचन। नेक्स्ट क्या बोला गया? अनुवासन कब कराना है? तो रूक्ष बद्ध पुरीश है। अनुवासन आपकी क्या होती है? तैल प्रधान अनुवासन बस्ती पड़ते हैं, तो जब भी रूक्ष बद्ध पुरीश हो गई आपकी, तो रूक्ष में आप क्या कराओगे? आप अनुवासन बस्ती का प्रयोग करोगे। कैसे है? कफ और पित्त दोष यहाँ पे कम है, अग्नि कैसी है? दृढ़ है, आपकी अग्नि बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी आप पंचकर्म करा रहे हो, उसके लिए आपकी अग्नि ठीक ही होनी चाहिए, तभी अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है? नस्य की इंडिकेशन है। अब अगर किसी को ऊर्ध्व जत्रु में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली नस्य की इंडिकेशन आएगा, जैसे गौरव है, शिरशूल है, विबद्ध इंद्रिय है, या फिर एक टर्म आती है यहाँ पे जीर्ण ज्वर में। कौन से ज्वर में नस्य कराने के लिए बोला है? जीर्ण ज्वर में नस्य कराने के लिए बोला है, और जीर्ण ज्वर में अभ्यंग भी बोला है। तो कौन से दो कर्म हमारे जीर्ण ज्वर में बोले गए हैं? नस्य और अभ्यंग, ठीक है। ये कर्म तक चीजें समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वाथ के बारे में। सबसे पहले क्या है? जात्यादि क्वाथ है, जात्यादि क्वाथ है, इसको हम गुण के साथ ले रहे हैं विबद्ध दोष में, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिफलादि क्वाथ जो है वो पित्त कफ ज्वरापह, इसके लिए टर्म आती है, पित्त कफ ज्वर आपह, ठीक है। बृहत्यादि क्वाथ है, देखो बृहत्यादि क्वाथ है सन्निपातज ज्वर में। तो बृहत क्या होता है? जब कोई चीज बड़ी हो जाती है, और जब तीनों दोष मिले हुए हैं, तो वहां पे आप कोई ना कोई बड़ी चीज का ही यूज करोगे, बृहत चीज का। तो सन्निपातिक ज्वर में कौन सा है आपका? बृहत्यादि क्वाथ है। कफ पित्त वाले में हमने त्रिफला पढ़ा। जात्यादि के लिए इतना ठीक है, नॉर्मल याद रख लो, बस विबद्ध दोष अगर पढ़ के याद हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा दो को देख लेना। बृहत्यादि गण के क्वाथ को हम कांस आदि इन सब में यूज कर सकते हैं, जो भी ज्वर के उपद्रव हो रहे थे। क्या क्या थे ज्वर के उपद्रव, किसी को याद है? थोड़ा हमने सीक्वेंस पढ़ा था, एक ट्रायड था। श्वास का सिक्का, काकवाड, सर्दी, अतिसार, हम्म रुचि, रुष्ण, अंगमर्द, हम्म मूर्छा, जुगनू,
हम्म। एंड विडग्रहण विद मूर्छा। वही विद वो से ठीक है। विन वेरी नाइस, मतलब। ओके ओके। मुझे लग रहा है चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी रिकॉल हो रही है, अगर आपने इसी बेसिस पे रेगुलर रिवीजन लिया। मैंने कह रही बहुत इजी है चिकित्सा, बहुत टफ भी है, बट छोटा करके आप कैसे उसको लंबे समय तक याद रख सकते हो, ये उसका तरीका है बस। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं जीर्ण ज्वर में कुछ घृत वगैरह के इंडिकेशन बोले गए हैं। अभी हमने जीर्ण ज्वर में दो कर्म पढ़े, एक नस्य और एक अभ्यंग। अब हम जीर्ण ज्वर में कुछ घृत पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने पहले भी मैंने आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, वासादि घृत। तो वासा जी याद रखो आप, वासा जी। वासा जी एक साथ, तो वासा आदि को घृत में क्या है, जीर्ण ज्वर में उसका प्रयोग है, वासा जी। जी से जीर्ण ज्वर और वासा से वासादि घृत। और एक है आपका पिपल्यादि घृत। पिपल्यादि घृत किसमें है, जीर्ण ज्वर में बोला गया है। तो वासादिकृत और पिपल्यादिकृत, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन प्रीवियस में पारित जब लगाएंगे तो मिल सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बलादिघृत की बात की गई है। ठीक है, वासादिघृत इन जीर्ण ज्वर, बलादिघृत के लिए क्या बोला है, सर्पी ज्वर हरम परम, सर्पी ज्वर हरम परम। अब देखो बल होगा तभी आपका ज्वर चला जाएगा, बल होगा तभी आपका ज्वर चला जाएगा। तो सर्पी ज्वर हरम परम किसके लिए, बलादी घृत के लिए, बलादी घृत के लिए। दुग्ध के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, सद्यो वात पित्त ज्वरम जयेत, सद्यो वात पित्त ज्वरम जयेत। अगर वात और पित्त है उसको सद्य हरण करने वाला क्या होता है, हमारा क्षीर, यानी कि दुग्ध के लिए ये चीज बोली गई है। तो सद्य हम कहते हैं जल्दी से क्या पी लो, दूध पी लो। तो सद्य की जब बात आएगी, सद्य की जब बात आएगी तो वो किसके लिए है, दुग्ध के लिए बोला गया है। एक सेकेंड। ठीक। फिर उसके बाद आता है जीर्ण ज्वर, जीर्ण ज्वर में ये क्या बोलते मैम हैं। मैम, ये जो सदियोवाद पे ज्वर हो रहा है वो धारोष्ण दूध के लिए कहा गया है ना। हाँ, दुग्ध के लिए ही बोला गया है। हाँ, धारोष्ण जो बोला है हाँ, तो। यहाँ पे लगा सकते हो धारोष्ण आप करके, मतलब आप हम्म। दुग्ध भी कभी जो ठंडा नहीं दोगे ना ज्वर में, तो धारोष्ण करके ही दोगे। तो उसके लिए ही मैंने जस्ट कोट कर दिया कि दुग्ध के लिए इंडिकेशन आई है। ठीक है, सद्योवात पित्त ज्वरम जयेत। फिर उसके बाद जीर्ण ज्वर में ये क्या बोलते हैं, पय क्या करता है, पय प्रशमनम परम होता है जीर्ण ज्वर में, पय प्रशमनम परम। और सर्पी पानम प्रशस्यते करके जीर्ण ज्वर के लिए दो चीजें बोली गई है। ठीक है, पय प्रशमनम परम और सर्पी पानम प्रशस्यते, मैंने कि सर्पी के लिए भी जीर्ण ज्वर का वो आता है। आप जब निदान स्थान पढ़ोगे तो वहां पे पय का बात की गई है, और जब आप चिकित्सा बात पढ़ोगे तो वहां पे सर्पी की बात की गई है, सॉरी निदान में सर्पी और यहाँ पे पय की बात की गई है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजों को मैंने यहाँ पे कोट करा है कि पयम प्रशमनम परम ये भी जीर्ण ज्वर के लिए ही बोला गया है, और सर्पी पानम प्रशस्यते ये भी जीर्ण ज्वर के लिए ही लाइन आती है। ठीक है। और धारोष्ण दुग्ध के लिए हमने सिंपल क्या पढ़ा, धारोष्ण दुग्ध के लिए सद्यो, सद्य दुग्ध पियो। ठीक है। और सर्पी ज्वरम हरम परम, कौन सी सर्पी है जो ज्वर को तुरंत हर लेगी, वो है आपकी बलादी घृत। ठीक है, जीर्ण ज्वर में दो चीजें थी, वासा जी और पिपल्यादि घृत। ठीक है। देन उसके बाद लंघन की कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब आपको लंघन नहीं कराना चाहिए, जहां पर भी बात बढ़ा हुआ है या फिर बल कम है वहां पे हमें लंघन नहीं कराना होता, क्योंकि बॉडी का वेट लंघन मतलब बॉडी का बल ऑटोमेटिक लंघन हम जब करते हैं तो कम होता है। तो जब भी कोई पेशेंट हमारा पुराना पुराना कोई रोग होगा, या फिर शतज है, शत है, उसको कुछ शत हुआ है, या फिर वातज ज्वर है, या फिर श्रमज ज्वर है, तो उसमें हम लंघन नहीं कराएंगे। ठीक है। यहां तक किसी को कोई परेशानी समझ में आया। हाँ मैम। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कुछ ये बात बोल रहे हैं, वातज ज्वर में कषाय पान कराने के बाद आपको उसको क्या करना है, मांसरस देना है। ठीक है। और जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में क्या बोला गया है, बल्य और भृंगण चिकित्सा करना है। तो
बीबी किसी की जीर्ण हो चुकी है, कहते हैं बीबी अब बहुत पुरानी हो गई, तो बीबी किसी की क्या हो गई है, जीर्ण हो गई है। अगर पूछा जाए बल्ले और ब्रह्मण चिकित्सा कौन से ज्वर में कराई जाती है, तो बीबी क्या हो गई है, किसी की जीर्ण हो गई है। तो आप बल्ले और ब्रह्मण चिकित्सा कराएंगे जीर्ण ज्वर में। और यहाँ पर एक चीज ये बोली गई है, वातज ज्वर में आप जब कषाय पान कराएंगे तो उसके बाद आपको क्या देना है, मांसरस। अब देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्यों दे रहे हैं, जब आपने कषाय का पान किया कुछ न कुछ वेट वात में ऑब्वियसली कम हुआ होगा पेशेंट का बल, तो आप उसको बढ़ाने के लिए मांसरस का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये चीज तो आपको बहुत जगह आगे चिकित्सा के कॉन्सेप्ट में मिलेंगी, बात में आप मांसरस का प्रयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एक स्टार मार्क करना कि बीबी किसकी की जीर्ण हो गई है, बल्ले और भ्रमण चिकित्सा किसमें, जीर्ण ज्वर नाशक चिकित्सा बोली गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सन्निपातक ज्वर में, ये क्वेश्चन भी है इस ईयर का, ठीक है, 2025 का, कि सन्निपातिक ज्वर में आपकी कैसी चिकित्सा, एक तो है कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा। कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा सन्निपातिक ज्वर में आचार्य चरक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी एक लाइन उन्होंने और भी बोली है, वर्धनेन एक दोषेन शर्पणेन नो द्वितस्य, मतलब एक दोष को बढ़ाकर दूसरे दोष को घटाकर ऐसी चिकित्सा आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो वर्धनेन एक दोषेन ये वाला पॉइंट भी आपका सन्निपातज में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कफ स्थानानुपूर्वी यानी कि त्रिदोषों में सबसे पहले आप कफ की चिकित्सा करेंगे सन्निपातिक ज्वर में। इसको रिलेटेड लेकर कुछ और आचार्य भी अपने मत देते हैं, जैसे सुश्रुत ने ज्वर और अतिसार में पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा का वर्णन किया है। अब देखो सुश्रुत ने बोली पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा, लेकिन चरक ने क्या बोली, कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा बोली है। तो चरक का आपको एक कोड याद रखना है, चरक क्या बोलते हैं, मजाक। मजाक, चरक बहुत ज्यादा मजाकिया है, मजाक करते हैं, तो मदाते और ज्वर में चरक क्या बोलते हैं, कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा बोलते हैं। चरक का आपको कोड याद रहना चाहिए, मजाक, मदाते, और ज्वर में क्या बोलते हैं, वो कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा बोलते हैं। सुश्रुत ने क्या बोल दिया, ज्वर और अतिसार दोनों में ही पित्त, कहीं ना कहीं पित्त आपको इसमें रिलेटेड दिख रहा होगा दोनों व्याधि में, तो वो बोल रहे हैं पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करो। फिर एक दो व्याधियां और हमारी नीचे की ही आती है, जहां पे हमारा दोष क्या प्रधान रहता है, वात रहता है। एक है अतिसार और एक है मूत्रकृच, आपकी पेल्विक रीजन की व्याधियां हैं दोनों। तो वहां पे आप वायु की ही चिकित्सा करोगे सबसे पहले। तो एक कोड याद हुआ आपको, मजाक, मदाते और ज्वर, कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा बाई आचार्य चरक। एक आपने सुश्रुत का याद किया, तो ज्वर और अतिसार में पित्त वाली चिकित्सा। और चरक का एक पॉइंट है अतिसार और मूत्रकृच में, इसमें आप चरक ना भी याद रखो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सुश्रुत ने अपना कोई मत अतिसार और मूत्रकृच में नहीं दिया है। वो कहते, ये बोलते हैं सिर्फ इसमें चरक कि वात की चिकित्सा आप करें, वात स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करें। देन उसके बाद एक पॉइंट आता है कि एक व्याधि होती है सन्निपातिक ज्वर का कॉम्प्लिकेशन, इसको बोला गया है कर्णमूलिक शोथ हो जाता है। कर्णमूलिक शोथ किसकी वजह से होता है, सन्निपातिक ज्वर की कॉम्प्लिकेशन ये बोली गई है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव या फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो क्या है, कर्णमूलिक शोथ है। उसकी चिकित्सा में आप क्या क्या यूज करोगे, तो आपको कोड याद रखना है, रस प्रनाक, रस प्रनाक या फिर रस पर नाक भी याद रख सकते हो, ठीक है। रस प्रनाक, रस प्रनाक क्या है, कर्णमूलिक शोथ की बात की गई है। देखो नाक आ रहा है, नाक कान, ठीक है। तो कर रस प्रनाक वाला कोड किसमें है, कर्णमूलिक शोथ की चिकित्सा में बोला गया है। क्या क्या है, रा से रक्त सेचन कराओगे, स से सर्पी का प्रयोग, प्र से प्रदेह कराओगे आप कफ और पित्त को करने कम करने के लिए, ना से क्या करा रहे हैं आप, नावन करा रहे हैं, और क से क्या करा रहे हैं आप, कवल। तो रस प्रनाक देखो बिल्कुल अलग अलग है, नवन नावन भी है, कवल भी है, प्रदेह भी है, सर्पी भी है, और रक्त अवसेचन है। तो कोड याद रखना है, कर्णमूलिक शोथ में कान की व्याधि थी, उसमें क्या कर रहे हैं, लास्ट में एक कोड आ रहा था जिसपे नाक की बात हो रही थी, तो रस प्रनाक, रस प्रनाक, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलते हैं अगर शाखा अनुसारी ज्वर है, शाखा में है, तो आप क्या कराएंगे, रक्त मोक्षण करा सकते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं सबसे पहले घृतपान के योग्य कौन कौन है, तो विसर्प, अभिघात, मतलब जो भी पित्ताजी वाली व्याधियां हैं उसमें हम क्या करेंगे, घृतपान करा सकते हैं। और जो कफ प्रधान ना, कफ पित्त प्रधान ना हो उसमें भी आप क्या, घृतपान करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, नो मैम। जो हम खत्म करने पे पूरा आने वाले हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद बात होती है कि विषम ज्वर की यहाँ पे बात की गई है,
3 या 4 दिन तक जो ज्वर आता है, मतलब तीसरे और चौथे दिन जो ज्वर आता है वो आपका विषम ज्वर है। इसमें साधारण कर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साधारण कर्म कौन से ज्वर में करने के लिए बोला है, विषम ज्वर में बोला है। क्यों बोला है साधारण कर्म, क्योंकि उसमें होता है आगंतुक अनुबंध। रीजन असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। असर्शन क्या है आपका, विषम ज्वर में साधारण कर्म इंडिकेटेड है, रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि उसमें आगंतुक का अनुबंध होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे दैव्य पार्श्व चिकित्सा बोली गई, क्योंकि क्या है आपका आगंतुक अनुबंध भी है। ठीक है, तो दैव्य पार्श्व चिकित्सा। विष्णु सहस्त्र मूर्धान का पाठ करने के लिए बोला है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, दिस वन एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट। साधारण कर्म इज इंडिकेटेड इन विषम। ठीक है, बहुदोष की अवस्था में क्या होता है, दारुण मोक्ष होता है। मोक्ष बताया गया ना किस प्रकार से ज्वर छूटता है, लास्ट में आता है एक पॉइंट चिकित्सा जब आप पढ़ोगे। तो बहुदोष की अवस्था में कैसा मोक्ष होगा ज्वर का, दारुण मोक्ष होगा। तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, कैसी, बहुत सारी दारू पीते हैं, तो बहुदोष की अवस्था में दारुण मोक्ष। इसके बाद हम कुछ कंपैरेटिव पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि आचार्य सुश्रुत के हैं और आचार्य चरक के हैं, और एक और प्रकार का ज्वर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वर मुक्ति के लक्षण, जिसपे कि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ज्वर जब मुक्त होता है, ज्वर मुक्त और ज्वर मोक्ष दोनों के ही अलग अलग लक्षण हैं, तो उनको अलग अलग समझना है। ज्वर जब आपका छूट रहा है, एक छूट रहा है और एक छूट गया है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो मुक्त मतलब कि जब छूट रहा है तो कैसा होगा, विगत क्लम संतापा अव्यथम विमलेन्द्रिय युक्त प्रकृति सत्वेन, कैसा होगा, आप बिल्कुल विगत क्लम संताप, मतलब कि क्लम और संताप से बिल्कुल आपका दूर हो जाएंगे, क्लम और संताप। ठीक है, आपको कोई भी व्यथा नहीं होगी। ठीक है, और जब आपका ज्वर खत्म हो गया तो फिर आपको कोई भी व्यथा नहीं रहेगी, आपका जो क्लम और संताप वाला फीचर्स था वो भी नहीं रहेंगे। आपकी इंद्रिय कैसी हो जाएंगी, क्योंकि हमने इंद्रिय का ज्वर भी पढ़ा था, तो इसमें बात विमल इंद्रिय की भी आ रही है, और आपकी प्रकृति और सत्व बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछे, अभी हमने पढ़ा था मोक्ष होना मतलब कि एक प्रोसेस है। ठीक है, कि पसीना आएगा, उसको प्यास लगेगी, ये सारी चीजें मिलेंगी, मोक्ष इज प्रोसेस। लेकिन मुक्त क्या है, ज्वर छूट चुका है, तो अब क्या है, तो आपकी इंद्रियां बिल्कुल ठीक हो गई, आपका जो संताप वगैरह था वो भी चला गया, आपकी जो व्यथा थी वो भी चली गई, और आपकी प्रकृति और सत्व बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, सुश्रुत क्या बोलते हैं, स्वेदो लघुत्वम, स्वेद आया, लघुता आपको बिल्कुल बॉडी में फील होने लगी। सिरशः कंडू, ठीक है, सिर में थोड़ा आपको खुजलीपन सा महसूस हुआ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पाको मुखस्य चा, मुख में पाक। देखो हमें जब ज्वर खत्म हो जाता है तो लोगों के मुंह में अल्सर बन जाते हैं, क्योंकि अब ज्वर जा चुका है, जो भी अग्नि थी वो बॉडी में रह गई, अब उसकी वजह से उसका आफ्टर इफेक्ट हमें दिखा, उसमें हो गए मुंह माउथ अल्सर। काफी लोगों ने फील किया होगा, अगर किसी को बुखार आता होगा तो मुंह में अल्सर हो जाते हैं जब ज्वर चला जाता है। तो पाकु मुखस्य च क्या है, ज्वर मुक्ति का लक्षण है। ठीक है, सुश्रुत ने कोई भी ऐसे नहीं बताया ज्वर मुक्त या मोक्ष, तो उन्होंने उनके जो फीचर्स हैं दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पे ये स्वेद की भी बात बोल रहे हैं, यहाँ पे ये लघुता भी बोल दे रहे हैं, यहाँ पे ये मुख में पाक भी बोल रहे हैं। ठीक है, और शवथु भी बोल रहे हैं, और अन्न की अभिलाषा भी बोल रहे हैं, अन्न लिप्सा, मतलब खाना खाने का भी मन करेगा। तो जो मिली जुली वाली चीजें हैं वो सुश्रुत ने ज्वर मुक्ति में बोली है, क्योंकि उन्होंने मोक्ष जैसी कोई भी चीज वहां पे नहीं बताई। तो स्वेदो लघुत्वम शीर्षः कंडु पाको मुखस्य, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है स्वेदो लघुत्वम और पाको मुखस्य च। शवतु अन्न लिप्सा, अन्न लिप्स खाने का मतलब आपको पता ही लगने लगेगा कि अब ज्वर मुक्त हो चुका है। और इन्होंने क्या बोला, चरक ने, जब ज्वर मुक्त हो गया है उसके बाद की चीजें बताई कि अब इंद्रिय भी ठीक हो गई, अब संताप भी गया, अब व्यथा भी चली गई, और प्रकृति बिल्कुल बढ़िया हो गई। मोक्ष में क्या बोलते हैं ये चरक, दाह स्वेद भ्रम तृष्णा, दाह हो रहा है क्योंकि ज्वर छूट रहा है खूब तेज तेज, पसीना भी आ रहा है, थोड़े से चक्कर भी लग रहे हैं, और प्यास भी लग रही है, पेशेंट को प्यार पानी पीने का भी मन कर रहा है। कंप असंज्ञता, कंप असंज्ञता। ठीक है, कुंजन चा आज से वेगंदे, वेगंदे आपके मुख में से कैसी आएगी, अजीब सी गंध आएगी जब ज्वर मोक्ष हो रहा होगा। तो जो स्वेद मुंह वाली लाइन है या फिर आज से वेगंदे वाली, वो क्या है, आपकी मोक्ष की लाइन है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है पुनरावर्तक ज्वर। ये आप जानते हैं कि ज्वर हुआ,
फिर उसके बाद आपको तो करना था, कुछ हल्का हल्का खाना खाना था, ठीक हुए, लेकिन आपने फिर से ऐसा आहार विहार किया जिसकी वजह से वो ज्वर गया हुआ पुनः आ गया। तो उस ज्वर को हम क्या कहते हैं? पुनरावर्तक ज्वर। इसमें क्या क्या कोट दे रखा है? असंजातो बलो यस्तो जरो मुक्तो निषेवित। मतलब जो मैंने आपको बताई बात वही ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर बल की बहुत कमी थी, ज्वर अभी अभी छूटा था, लेकिन आपने जो है कुछ ऐसी चीजों का, मिथ्या चीजों का सेवन कर लिया जिसकी वजह से वो ज्वर फिर से आ गया। तो आपको ये लाइंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, असंजातो बलु, बल अभी आपके अंदर पूरा नहीं बना था, असंजात था। फिर आपने ज्वर मुक्त ही हुआ था भी, आपने और कुछ ना उल्ट सुल्ट खा लिया और आपको ज्वर आ गया। इसमें आप क्या क्या चिकित्सा करोगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृदु शोधन कराना है। क्यों मृदु शोधन कराना है? क्योंकि बल क्या है? कम है, इसीलिए हमें शोधन भी कैसा करना पड़ेगा? मृदु कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में बल कम है, अभी तो उसका ज्वर ठीक ही होके चुका है, तो कैसा शोधन? पुनरावर्तक ज्वर में मृदु शोधन, कोई भी नहीं भूलेगा। कौन सी बस्ती? यापनावस्ती, क्योंकि यापनावस्ती आपकी क्या करती है? बल वगैरह को बढ़ाने वाली होती है। तो कौन सी वर्ती वस्ती? यापनावस्ती पुनरावर्तक ज्वर में देनी है। लघु यूष मांस रस, ये तो नॉर्मल सी चीज है जो आपके बल को ठीक कर रही है, आपको आप खिचड़ी विचड़ी देते ही हो पेशेंट को। तिक्त घृतपान, तिक्त घृतपान इंपॉर्टेंट है। कैसा घृतपान कराना है? तिक्त घृतपान कराना है। एक तिक्त द्रव्यों से हमने सिद्ध चीज वो बोला था, शीत जल, वो क्या था हमारा? पित्तज और मध्य ज्वर में। तिक्त घृतपान किस में करा रहे हैं? पुनरावर्तक ज्वर में करा रहे हैं। अभ्यंग की भी बात है, ऊर्ध्वतन की भी बात है, स्नान है, धूप है, अभ्यंग है। मतलब ऐसी सारी चीजें बोली गई हैं यहाँ पे जो आपकी बॉडी को ठीक होने में हेल्प करेंगी, ठीक है, आपका बल को कहीं ना कहीं स्टेबल करेंगी। जैसे कि अभ्यंग है, उद्वर्तन है, स्नान है, धूप है, अभ्यंजन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है किरातिक्त आदि क्वात की। तो हम क्या कहते हैं? दोबारा घर किराए पे लेंगे तो पुनः किराए पर जाएंगे, आप पुनः किराए पर जाएंगे। किरातिक्त आदि क्वात किसमें है? पुनरावर्तक ज्वर में बोला गया है। और ज्वर को हम रोगराट भी बोलते हैं, सर्वभूत नाम कृत दारुणों करके भी इसको बोलते हैं। तो कौन कौन से चार चीजें इंपॉर्टेंट पुनरावर्तक में याद रखने? एक तो असंजात वलो वाला कोट, दूसरी मृदु शोधन, यापनावस्ती, तिक्त घृतपान और किरातिक्तादि क्वाथ। बाकी अभ्यंग, धूप, अभ्यंजन, लघु यूष, जांगल मास, ये सब दे रखा है। ज्वर समझ में आया किसी को? जो भी चीजें थी ये चिकित्सा रिलेटेड, Yes, ma'am. इजी है थोड़ा सा? यस मैम।